कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आने वाले दिनों में हम गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहे हैं और उस सीरीज में हम एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। वो सबसे बड़ा अध्ययन ये है कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़े बड़े नंबर यानी 4-4 नंबर के कौन कौन से सवाल आते हैं, और जब 4-4 नंबर के सवाल किस किस टॉपिक में से आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक बताने के बाद में कौन सी प्रश्नावली में से आते हैं, कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। आपको सबसे पहले इन 4-4 नंबर के सवाल का अध्ययन करना। तो देखो, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब हम 4-4 नंबर के सवाल की बात कर रहे हैं तो हमारे कोर्स में कक्षा 10th के बोर्ड में 3 सवाल आएंगे जो 4-4 नंबर के। जब 3 सवाल आते हैं, तीनों के तीनों अगर सवाल हमारे सही हो जाते हैं तो मान के चलो हमें एक साथ 12 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में जब ये 3 सवाल की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 सवाल आएंगे वो कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे। तो सबसे पहले 3 सवाल, जो लास्ट वाला, वो लास्ट का जो सवाल होगा वो हमारे सांख्यिकी की प्रश्नावली से आएगा। उसके बाद में जो अगला आएगा वो त्रिकोणमिति से आएगा, और उसके बाद में जो आएगा वो हमारे ग्राफ की प्रश्नावली से रिलेटेड आएगा। ये 3 सवाल हमारे आने के सबसे ज़्यादा चांस है, अर्थात इन 3 प्रश्नावलियों में से आएगा। जब सांख्यिकी में से आएगा तो वो या तो आएगा माध्यिका का या बहुलक का आएगा, और यह आ जाए माध्यिका। तो सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक एकदम क्लियर कट टू कट होने चाहिए। ये यहाँ पर ही कट टू कट नहीं होने चाहिए, इनके आगे सवाल 3 नंबर में भी आएंगे और 2 नंबर में भी आएंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप नीचे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उनमें सारे आपको माध्यिका के अलग अलग वीडियो बनाए हुए। उसके बाद में बात आती है त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति हम जब पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में 2 प्रश्नावली आती है, एक तो त्रिकोणमिति और एक आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे और उसकी जैसे 10वीं मान लो 8वीं प्रश्नावली है तो वो 8 पॉइंट जब 4 पढ़ोगे, उसके जो लास्ट वाले सवाल है 5 से शुरू होने के बाद में वो सारे मोस्ट सवाल बनते हैं, और उनमें से एक 4 नंबर का सवाल आता है जो हमें करना है। और वो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, ग्राफ का सवाल आएगा। अब देखो, इन सवालों की एक विशेषता रहेगी। विशेषता क्या रहेगी? ये सारे सवाल अथवा में आएंगे। कैसे आएंगे? अथवा में। तो मैंने जो मोस्ट पढ़ाए, अगर वो आप ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि 12 नंबर आपके कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। अब इन सवालों को मैं कराने का खुद भी प्रयास कर रहा हूँ। जो मुझे मोस्ट लग रहे हैं उनको मैं 2 वीडियो में, 3 वीडियो में पढ़ाने का आपको प्रयास करूँगा, भले कितना समय लग जाए, क्योंकि अब समय जनवरी आ गया, हमें एक एक सीरीज़ लेकर ये चलनी पड़ेगी। ये 4-4 नंबर के तीनों सवाल इसलिए बना रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे वीडियो हैं वो तीनों वीडियो मैंने बना दी है, इसलिए अब इनको लेके चल रहे हैं। अब देखो, ये सवाल दोनों एक ही है, इंग्लिश और हिंदी में लिखेंगे। कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं। हमारा ये सवाल है माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्यक यानी माध्यिका। जब आप माध्यिका के सवाल करते हो तो हमारा पहला ये कार्य रहेगा कि हमें माध्यिका का सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माध्यिका का अगर सूत्र नहीं आएगा तो हम ये सवाल कभी भी नहीं कर सकते। ये माध्यिका के करने के बाद में हम सवाल करेंगे बहुलक का। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको बहुलक का भी सवाल आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तो उसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब माध्यिका पढ़ रहे हैं, ये सवाल है, सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ग, और यहाँ लिख देता हूँ बारंबारता, जिसको हम एफ लिखते हैं। और इस सवाल को आपको उतारना है ऐसे, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, उसके बाद में 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। अब जो भी इनकी वो है, देखो 6 है, 20 है, 44 है। ये हमारा सवाल। जब भी आप माध्यिका के सवाल करो, ये सवाल हमारा है
तो हमारा सबसे पहले काम ये रहेगा कि इसमें कोई स्पेशल करेक्टर तो नहीं है, जैसे एक्स का, वाई का, जेड का। अगर नहीं है तो आपको इसका ज्ञात करना सी एफ का सिस्टम क्या होता है, वैसे वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बताने का एक बार फिर कार्य कर रहा हूँ। सी एफ का मतलब होता है जो भी हमारी बारंबारता होती है उसका एडिशन। जैसे ये 6 हो गया, अब 6 में आपको 20 जोड़ना है, कितना आएगा 26। अब 26 में आपको 40 जोड़ना, कितना आएगा 70। 70 में अब आपको 26 जोड़ना है 96। 96 में 3 जोड़ना, कितना आएगा 99। और 99 में 1 जोड़ना, कितना आएगा 100। इन सब का योग करना है, और इसका जब आप योग करोगे वो योग होता है n बराबर। और आप जब प्रश्न को देखोगे और हमारे फॉर्मूले को देखोगे तो इसमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है n/2। और आप देखोगे n का मान जब 100 है तो n/2 का मान हमारे पास कितना आएगा 50। बोलो बात समझ में आपके आई कि नहीं? अब आपको ये देखना है कि जिस 50 का हमने चयन किया वो किसके आसपास आता है, वो किसके आसपास आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वो जैसे ही 70 के आसपास आता है, 70 के आसपास आता है, तो हमें एक वर्ग का चयन करना है, और वर्ग कौन सा होगा, ये होगा बारंबारता वर्ग। वो बारंबारता वर्ग ये होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है n/2 का मान क्या हो गया 50। तो इसमें एक और चाहिए जिसका मान चाहिए, वो चाहिए सी एफ। सी एफ होता है जिस वर्ग का आपने चयन किया, ये था 70, उस वर्ग से पूरे वर्ग की बारंबारता होती है, वो होता है हमेशा सी एफ। और ये n आ गया, सी एफ आ गया। एज का मतलब होता है इन सब का वर्ग अंतराल, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, और इन सब का वर्ग अंतराल कितना है, वो है 15। कितना है 15। तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और जिस वर्ग का हम चयन कर रहे हैं उसकी बारंबारता कितनी हो गई 44, तो ये आ गई 44। और इसकी निम्न बारंबारता जो एल हो गई वो कितनी हो गई 40। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ढंग से देख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कोई और किसी प्रकार की समस्या कभी भी नहीं आएगी। अब देखो आप आगे जब हम सवाल करते तो एल का मान यहाँ पर कितना आ गया बताओ आप 40, प्लस लगा दूं n/2 का मान कितना है 50। बताओ सी एफ का मान कितना है 26। बताओ एफ का मान कितना है 44। बताओ एच का मान कितना है, आपने मान रखा कि नहीं रखा? अब आपका अगली ड्यूटी है, आपको गुणा भाग आना चाहिए। तो मैंने 40 लिख दिया, 50 में से जब 26 जाएगा तो पीछे कितना रहेगा 24 बटावा 44। ये 15 गुणा में, तो आप इसको यहाँ पर भी गुणा के रूप में लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आपके आई कि नहीं आई? बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने आपको मान लिखा दिए, तो ये मैं मिटाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमने कोई दिक्कत नहीं आया, सवाल को आगे कर सके। अब देखो ये इतना आपने कर दिया, तो आगे आपने लिख दिया 40। अब इसको आपको सोल्व करना है, और आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे 2 का पावड़ा, तो यहाँ आ जाएगा 22, और जब इसको आप करोगे तो यह आ गया 12। इसको एक बार और करोगे तो 6, और ये आ गया 11। जब इसको गुणा करोगे 15 को 6 से, तो ये आ जाएगा 90, और ये अपॉन 11। कुल मिलाकर जब आप इसका 11 में भाग दोगे तो 8 पॉइंट की समथिंग आएगा, जो भी मान लो आप, ठीक है कि नहीं है 33। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 48.33। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारे आता है किसी भी सवाल का जब हमें माध्यक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हो, माध्यक। और माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ जितने अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपके ये समस्या बनेगा, और पढ़ लिया तो आप सबसे अच्छी स्थिति में रहोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी। अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है, बहुलक। और बहुलक जब पढ़ो तो बहुलक में ये टेबल बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुलक बड़ा इजी है। तो देखो सबसे पहले तो जब बहुलक के सवाल करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद में आपको ये टेबल देखना है, और इस टेबल में देखने के बाद में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ये है कि नहीं। मैं जहाँ तक मानता हूँ आप इस टेबल को ऐसे खड़ी बनाओ, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55।
55 से 70 इस प्रकार बनाओगे तो आप यहाँ 44 पाओगे, यहाँ 26 पाओगे, और यहाँ कितना पाओगे 20, और यहाँ पर कितना पाओगे 6। और इस सवाल को हम जब करेंगे तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको बारंबारता का चयन करना है। बारंबारता का मतलब वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया वो हमारा होगा F1। क्या होगा? और इससे जो पहले आएगा वो आएगा F0, और इसके जो बाद में आएगा वो आएगा F2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अंतराल आपको पता है 10 और 25, इन सब के बीच में कितना आएगा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और सबसे अधिक जो बारंबारता है, जैसे ये बताओ, इसकी लोअर सीमा कितनी है 44। एल का मतलब क्या होता है? लोअर सीमा। तो यहाँ लिख दो 40, उसके बाद में F1 का मान कितना आया 44, F0 का मान कितना आया 20, 2F1 44, F0 का मान 20, और F2 का मान 26, और H का मान आ गया 50। अब हमें इसको आगे सरल करना है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो। 44 में से 20 की 24, और इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 88, और इन को करोगे तो आप -46, गुणा कितना आ गया 15। और जब आप इसको आगे इसी प्रकार सरल करोगे तो ये आ गया 24, इसमें से ये जाएगा तो आपके आ जाएगा 22, और ये आ गया गुणा 15। इनको हम सरल करेंगे तो आप ये तो 1 पॉइंट और फिर 2 बचेगा तो और नहीं जाएगा, 1.1 आएगा, और 1.1 को आप 15 से गुणा करोगे तो जो भी आता 55 पॉइंट या 56 पॉइंट। आप इसको गुणा करके सरल करना, वही हमारा बहुलक आता है। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये 4 नंबर के लिए वेरी मोस्ट सवाल है। इसको जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान से नहीं पढ़े, हमारी ये सवाल गलत हो जाए, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बढ़िया मेहनत करनी है। अब देखो अगला सवाल कौन सा, सेम वही सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये पूछ रहा है कि हमें ज्ञात करना है माध्य और बहुलक। अब देखो बहुलक का तो हमने कर लिया, और बहुलक का फॉर्मूला भी आपको आता होगा। अब एक नया टॉपिक आया, वो आया माध्य। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान रखनी है, इसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको माध्य ज्ञात करना है तो इस विधि के माध्यम से, मेथड का नाम नहीं लिखा। तो आपको माध्य निकालने की 3 विधि आती है। एक साधारण विधि होती है जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, दूसरी कल्पित माध्य की विधि होती है, और तीसरी हमारी होती है पग विचलन की। तो आपको क्या करना, जो सबसे सरल विधि लगे, जिसका सूत्र ऐसे जैसे डायरेक्ट आ गया, और इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अर्थात जो सबसे सरल विधि लगे उससे इस प्रश्न को आप सरल करो और फिर आप माध्य निकालो। और ये सवाल कर कर आप मुझे इस मैं लगातार कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो मेरे ये नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नहीं देने चाहिए, अक्सर लोग नंबर नहीं देते हैं, फ्रॉडिंग के डर रहते हैं, कई इसके नाम से पैसे भी मांग लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे सवाल का फ़ोटो भेजना है कि आपने ये सवाल किया या नहीं किया, ताकि मुझे ढंग से पता चल सके कि पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं और मेरी तरह मौज मस्ती करने वाले बच्चे कौन। फिर मैं आपका एक सवाल तो माध्य का बहुलक में से 4 नंबर का पक्का आएगा। जितनी तैयारी हो सकती है आप तैयारी करने का प्रयास करो। अब अगला सवाल जो मैंने आपको बताया वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक से। और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सवाल आपको बुक में ये है, कहाँ मिलता है ये ढूंढो। उसकी लाइन में आपको लगातार 10 सवाल मिलेंगे। मैं कहता हूँ उनको आप बार बार अभ्यास करो, उनसे बार एक भी सवाल नहीं आएगा। और अजय था मुझे कह देना, वो 4 नंबर का पक्का सवाल है। अब देखो ये दोनों सवाल एक ही है, हमें ये करना है। हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल आता है जब अनरूल्ड में आता है, कोई और किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं आता है, तो हमें इस प्रकार के प्रश्न को जब सरल करते हैं तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। कई बच्चों को पता होता है परिमेयकरण कैसे करते हैं, लेकिन कई बच्चों को परिमेयकरण का पता नहीं होता। मान लो ये सवाल है और इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जो हर की संख्या है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस माइनस का क्या कर देना है, प्लस। क्या कर देना,
प्लस, और वही परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण के बाद में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो हम करवाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, अब मैं इनका परिमेयकरण कर रहा हूँ, तो जब मैं इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ तो देखो यह माइनस की जगह यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ये या माइनस की यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, परिमेयकरण किया, माइनस का मैंने चिन्ह चेंज करके क्या कर दिया, प्लस किया कि नहीं किया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर अंडर लगाना है, और जो भी सारी संख्या ये अंडर के अंदर है तो मैं इनको कहते हैं ना एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन है, इसी प्रकार इसको लिख दिया 1 प्लस साइन है। जो नीचे वाली संख्या थी उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये इतना इजी हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ जो ध्यान से सुनो, ये 2 और 2 है, दोनों को मैंने गुणा किया कि नहीं किया, दोनों समान संख्या है, तो क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता 4? बिल्कुल लिख सकता। क्या इनको मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4। तो मेरे आपको कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर नहीं है क्या? बताओ आप मुझे। बराबर है। जब बराबर है तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अरे भैया जब संख्या बराबर है तो साइन ए लिखकर मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल लगा सकता। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ ये कि एक फॉर्मूला चलता है गणित में, a माइनस बी ए प्लस बी। आज मैंने कक्षा 9th को ये फॉर्मूला पढ़ाया है, आप बहुपद की प्रश्नावली दे सकते हो। जब दोनों की तरफ की संख्या समान हो, बस चिन्ह चेंज हो, तो एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर नहीं आता तो आप इसको याद कर लो, अगर आपको नहीं आता है तो इसको याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है कि नहीं? तो मैं इसको लिख देता हूँ ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब हमें इसको सरल करना है तो आप जानते हो कि ये 2 की घात 2 है और इसका मैं अंडर लगाता हूँ। ध्यान से सुनना इसको, ये 2 की घात 2 है, इसका मैं अंडर लगा रहा हूँ। इसका मतलब 2 की घात 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 का मैं जब अंडर निकालूंगा तो उत्तर कितना आएगा 2। भाई 2 की घात 2 था, इसका मैंने ये 4 लिख दिया, बिल्कुल 4 लिखूंगा क्योंकि 2 को 2 से आप गुणा करोगे 4 आएगा, और इसका उत्तर ये है। तो आप क्यों नहीं इस अंडर को इस स्क्वायर से काट दो और सीधा 2 ही लिख दो। ये इतनी रामायण आप कर ही क्यों रहे हो, इतनी समस्या? तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपके ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप जब गणित पढ़ रहे हो यहाँ तक आए हो, अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो। एक सर्वसमीका चलती है गणित। क्या चलती है? सर्वसमीका। क्या चलती है सर्वसमीका? कि साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1। अगर मैं इस साइन को उधर भेज देता हूं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ थीटा की जगह ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो ये ए और बी आ सकता है नहीं आ सकता? तो देखो मैं इसको ये नहीं लिख सकता। क्यों लिख सकता हूं कि ये सूत्र देखो, आप इसको पढ़ो। आप अगली चीज़ मैं फिर रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 की घात अगर 2 आए और मैं अंडर लगाऊँ, फिर 2 की घात 2 का मैं स्क्वायर करूँ 4, और फिर अंडर निकाल कर इसका 2 आए, तो क्यों नहीं आप इसको और इसको काट कर डायरेक्ट 2 लिख दो। तो मैं 1 प्लस, देखो यहाँ ए है साइन ए, कोस स्क्वायर ए है, इसको मैं लिख देता हूँ कोस। अब आप इसमें अलग अलग भाग दे दो, 1 कोस है प्लस साइन ए बटा कोस। आप सब जानते हो 1 कोस ए का मतलब होता है सेक। क्या होता है? सेक। और यह आपको चीज़ हमेशा ध्यान भी रखनी है, याद रखनी है। और साइन ए का मतलब होता है साइन ए एन कोस ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार आपकी परीक्षा में भी आया था, बोर्ड की परीक्षा में, और पिछली बार नहीं है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको स्टेप टू स्टेप कराया। इसके सारे स्टेप आप 1 बार 2 बार देखकर अच्छे से अच्छे प्रयास करो। अब ये सवाल आप बोलो तो इसको मैं करवा दूं, और आप बोलो तो मैं इसको होमवर्क के रूप में दे दूं। मैंने एक ऐसा प्लान किया है जो मैं आपको बता देता हूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं 4 नंबर के सवाल से रिलेटेड 4 वीडियो बनाऊंगा।
ये उसकी पहली सीरीज का पहला वीडियो है, जिसे हम कहेंगे ब्लूप्रिंट सीरीज। क्या कहेंगे? ब्लूप्रिंट सीरीज। इसमें मैं क्या करूँगा, हर टॉपिक से जुड़े हुए 2 सवाल लेकर आऊँगा। एक में संयम करूँगा और एक में आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और ये सवाल वही है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए देकर रहा हूँ? होमवर्क। ये आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेकर सोल्व करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो कल ये बचे हुए सवालों का वीडियो में बढ़िया तरीके से बनाकर आपके सामने वापस में पेश करूँगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपके 3 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 3। 2 सवाल आगे और तीसरा सवाल आपके आएगा ग्राफ से जुड़ा हुआ, ये आलेखी विधि से। और ऐसा कैसा सवाल और है, ये आलेखी विधि के सवाल है। अब हमें आलेखी विधि से जब भी सवाल आता है तो करना कैसे है और उसका ग्राफ कैसे बनाना है, ये हमारे लिए कई बार चुनौती रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल आए, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना? टेबल का। टेबल का कैसे निर्माण करते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x + y बराबर 6, और ऐसी एक टेबल यहाँ बनाएंगे, 2x - 3y बराबर 2। तो देखो, क्या अपन ऐसा नहीं लिख सकते, y बराबर 6 - 2x। इस x को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और हमें यहाँ टेबल का निर्माण करना है। यहाँ आ गया x, यहाँ क्या आ जाएगा y। कम से कम 4 मान निकालो, 5 निकालो तो आपकी इच्छा। ये बहुत इजी समीकरण है। अगर मैं यहाँ x के बराबर 1 रख देता हूँ तो 6 - 2, 6 - 2 को आप 1 से गुणा करोगे 2, और 6 में से 2 गए कितना आएंगे? 4। तो y का मान 4 कितना आया? जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया? 2, 4। अगर आप इसी प्रकार x का मान जब 2 रख देते हो, क्या रख देते हो? 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने आएंगे? 2। बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बर्डन वाली बात नहीं है। देखो वापस बता रहा हूँ, हमने क्या रखा, x की जगह 2, और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 4, और 6 में से 4 गए, कितना है? 2। अब आप क्या करो, इसकी जगह 3 रख दो। कितना रख दो? 3। तो देखो कैसे रखते हैं, 6, ये 2 की घात 3, 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा? 6, 6 में से 6 गए, कितना है? 0। आप इसी प्रकार और भी कार्य नए कर सकते हो। क्या कार्य नया करके अब क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह 0 भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो? और 2 को 0 से गुणा करोगे 0, और 6 में से 0 गया तो कितना आया? 6। बोलो टेबल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने इस टेबल का निर्माण करना सीख गए तो मैं आपको कहता हूं कि आपने बहुत कुछ सवाल को कर लिया। ग्राफ बनाना इतना कठिन नहीं रहेगा अगर आपने इसको निर्माण करना सीख लिया। अब अगला सवाल हमारे पास ये है, तो आपको क्या करना है, सरल करना। जैसे माइनस की संख्या है, सबसे पहले आप इसको प्लस बना दो, फिर ये x है तो आप लिख दो 2 + 3y बटा 2। अब हमें ये प्रयास करना है कि नीचे 2 है, कितना है? 2, और हमें जब x और y का यह मान रखना है, जब नीचे 2 है इसका मतलब हमेशा ये सम संख्या में भाग जाएगा। अगर आप यहाँ 1 रख देते हो y की जगह तो ये 3 होता है, 3 और 2 5, 5 में भाग जाने में समस्या रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमेशा सम संख्या लेना है। क्या लेना है? सम संख्या। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y बराबर 0। क्या ले रहा हूँ? 0। तो 2 + 3 × 0 बटा हुआ कितना आ गया? 2। 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 2/2 बराबर कितना आया? 1। तो आप ये पाओगे कि आपने y का मान रखा 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। क्या प्राप्त हुआ? 1। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, 0 के बाद में नई संख्या लेकर आनी। क्या लेकर आओगे? अब y बराबर आप लेकर आ जाओगे
2। मैंने कहा हमेशा सम संख्या में लेना, तो 2 + 3 गुणा 2 बटावा 2। 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 6 बटावा 2, 6 और 2 8, 8 बटा 2 बराबर कितना आएगा 4। तो मुझे बताओ जब आपने y का 2 मान रखा तो कितना आया 4। अब आप इसी प्रकार 3 तो रखना नहीं, अब रखो आप 4। क्या रखो 4। मैंने आपको कहा हमेशा सम संख्या लो, क्यों कि नीचे हमारे सम संख्या है, ताकि भाग देने में हमें समस्या नहीं रहे। और 14 बटा 2 बराबर आता है 7। तो आपने जब 3 रखा कितना आया, सॉरी 4 रखा तो कितना आया 7। इसी प्रकार अब आप 6 रखो, क्या रखो, इसका मान कितना रख दो 6। देखो मैं रख रहा हूँ अभी, तो 2 + 3 गुणा 6 बटावा 2। तो 2 को 3 6 से गुणा करोगे 18 बटावा 2, तो 20 बटा 2 बराबर कितना आएगा 10। तो मेरा कहना है कि अगर आपने रखा 6 तो उत्तर कितना आया 10। इस प्रकार हमने कुल मिलाकर प्रयास करके 2 टेबल का निर्माण कर लिया। और जब टेबल का आपने निर्माण कर लिया तो अब हमें इस सवाल को करना है, तो बड़े ही सरलता से करना है। ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना कभी कठिन नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। ग्राफ हम कैसे बनाने ये मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। एक हम नए वीडियो बनाएंगे जब, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे सिखाने का प्रयास करूंगा। छोटा सा मैं बेसिक डाटा आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ एक मौखिक रूप से। देखो टेबल ये मिट गई, जो नहीं मिटनी चाहिए थी लेकिन मिट गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस इसको ढूंढ के लेके आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार का सवाल करते हैं बीच में इस प्रकार का बनाना है आपको, क्योंकि हमें माइनस और प्लस दोनों के मान प्राप्त हो सकते हैं। हो सकते हैं यहाँ प्लस के प्राप्त हो लेकिन माइनस के भी आ सकते हैं। इसको 0 मानना, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये क्या आ गया y डैश। क्या आया, ये आ जाएगा y डैश, ठीक है कि नहीं। और y डैश यहाँ लिखने के बाद में आपको ये पता है ये प्लस के नंबर है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे सबसे पहला मान हमारा 1 और 0 आया, इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 0, तो ये ऐसा गोला लगा देना है और यहाँ पर आपको लिखना है 1 और 0, ऐसे लिखना है आपको। अगला मान आ गया x का मान 4 और ये 2, यहाँ ऐसा गोला बनाकर यहाँ लिखना 4 2। अगला मान आ गया 7 और 4, ऐसा गोला बनाकर 7 और 4 बनाना है। फिर इनको हमें क्या करना है, स्केल और की सहायता से इनको मिलाना है। इस प्रकार जो ग्राफ बनेंगे इनको हमें सरल करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसका मैं बहुत अच्छे से प्रयास आपको मैं कराऊंगा। अब आपको घर के लिए देना पड़ेगा, मैंने कहा कि 3 सवाल मैं कराऊंगा, 3 सवाल मैं आपको दूंगा। इसकी आपको टेबल बनाकर मुझे भेजनी है। अगर आपको ग्राफ आता तो वो भी करना। मैं आपको कह रहा हूँ कि तीनों सवाल इतने इंपॉर्टेंट है जिनकी कोई लिमिट नहीं है और वेरी वेरी मोस्ट है। हमें अच्छी तरीके से पढ़कर ये सवाल करने हैं, हमारी परीक्षा में ये सवाल आएंगे। आज ये सीरीज आए 3-4 नंबर के महत्वपूर्ण सवाल कराने का मैंने प्रयास किया। ये वीडियो फर्स्ट था, इसी प्रकार दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।